अगर आप ज़्यादा सोचना पसंद नहीं करते, कुछ नया सीखना नहीं चाहते और आपकी रुचि ब्रह्मांड विज्ञान में नहीं है, तो अभी इस वीडियो को भी देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को चुनौती देगी और आपको नए तरीके से सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और सभी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप आज से नए तरीके से सोचने लग जाएंगे और शायद वो सोच आपकी ज़िंदगी बदल दे। क्योंकि भीड़ और आबादी की दुनिया में वही जाना जाता है जो नए तरीके से सोच पाता है, चाहे वो सर आइजैक न्यूटन हो, अल्बर्ट आइंस्टीन हो या फिर थ्योरेटिकल वैदिक फिजिसिस्ट अग्निव्रत नैस्टिक हो। क्योंकि स्पेस टाइम के बारे में आपको इस वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप अपने सोचने का नज़रिया इस ब्रह्मांड के प्रति आज ही से बदल देंगे। मेरा नाम है आर्य सनी सिंह। ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम जो भी इस ब्रह्मांड में देखते हैं उसका सबसे बड़ा भाग है जो दिखाई नहीं देता, केवल उसे हम जानते हैं, मानते हैं और अनुभव करते हैं। वो है स्पेस यानी अंतरिक्ष। आज की पूरी फिजिक्स में इससे व्यापक यानी इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। सर आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के मास और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ये थियरी उन्हीं ऑब्जेक्ट पर लागू होती है जिनका अपना खुद का मास हो। अगर दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक में भी मास ना हो तो उनके बीच ग्रेविटी काम ही नहीं करेगी। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया कि यही लॉ पूरे ब्रह्मांड में हर जगह काम करता है। इसी ग्रेविटी के कारण चांद भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसी ग्रेविटी के कारण प्लैनेट, सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज भी ब्रह्मांड में घूमती हैं। और इसी ग्रेविटी के कारण ब्रह्मांड के सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींचते भी है। सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि दूरी बढ़ने के साथ गुरुत्वाकर्षण बल कम होता चला जाता है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है। न्यूटन के 200 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टीन आए। उन्होंने ग्रेविटी की एक अलग ही थ्योरी दी जिसने ब्रह्मांड के बहुत से अनसुलझे रहस्यों को समझाया। आइंस्टीन के अनुसार ग्रेविटेशनल फोर्स कोई फोर्स नहीं है बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर ही फोर्स है। स्पेस टाइम में पड़ने वाला हर तरह का तनाव यानी स्ट्रेस इसे वार्प कर देता है, मतलब झुका देता है। और कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जब इस कर्व्ड स्पेस से होकर गुजरता है तो उसका प्रभाव इस पर पड़ता है। स्पेस टाइम कर्वेचर के इसी इफेक्ट को आइंस्टीन ग्रेविटी कहते थे और आज के अधिकतर फिजिसिस्ट इस बात को स्वीकार भी करते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए स्पेस टाइम एक रबर सीट यानी चादर है। इस चादर पर अगर हल्की बॉल रख दें तो वो बॉल उस रबर सीट को या कहें चादर को अंदर की ओर झुका देगा। अब अगर उस चादर पर एक भारी बॉल भी रख दें तो ये बॉल उस चादर को थोड़ा और अंदर की ओर झुका देगा। इसकी वजह से होगा ये कि वो हल्का वाला बॉल भारी वाले बॉल की ओर अपने आप लुढ़कने लगेगा और इससे लगेगा कि बड़ा वाला बॉल छोटे वाले बॉल को अपनी ओर खींच रहा है। इसी खिंचाव को आइंस्टीन ग्रेविटी का नाम देते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा भारी बॉल होगा उतना ही ज़्यादा वो रबर सीट को अंदर की ओर कर्व करेगा और उतनी ही तेज़ी से हल्के बॉल उसकी तरफ खींचते चले आएंगे, क्योंकि रबर सीट का कर्वेचर यानी ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी स्टार के बीच से होता हुआ लाइट किसी दूसरे स्टार पर पड़ता है तो लाइट कुछ कर्व होकर यानी मुड़ने के बाद आता है, क्योंकि उसको वो स्टार कर्व कर देता है। आप में से अधिकतर लोग कहते हैं कि जब हम रोड पर गाड़ी चलाते हैं और रोड पर कोई गड्ढा आ जाता है तो गाड़ी अपने आप नीचे चली जाती है। आइंस्टीन भी कहते थे कि वहाँ कोई फोर्स काम नहीं करता, गाड़ी अपने आप गड्ढे में गिर जाती है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और खुद विचार कीजिए। रबर सीट या चादर 2 डायमेंशनल है, उसको हमने तो कह दिया कि रबर सीट कर्व हो गया, लेकिन जो स्पेस 3 डायमेंशनल है जो सब जगह पर है। मान लीजिए इसी बॉल को पानी के अंदर मैं ले जाऊं तो इस बॉल के चारों तरफ तीनों डायमेंशन में पानी है, तो इस बॉल को वो पानी कैसे कर्व करेगा? 2 डायमेंशनल रबर सीट को तो हमने कह दिया कि वो कर्व हो गया, लेकिन सब और स्पेस है, वो कैसे कर्व हो गया? इस कर्वेचर का क्या मतलब है? रबर सीट का कर्व होना तो 2 डायमेंशन में देखा जा सकता है, किसी एक डायमेंशन यानी पतले धागे को भी झुका हुआ दिखाया जा सकता है। स्पेस डेंस तो हो सकता है, इसे मैं भी मानता हूँ। जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर 100 किलोमीटर तक स्पेस डेंस है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स एटमॉस्फेयर को नीचे की ओर अट्रैक्ट किए हुए है, जिससे एटमॉस्फेयर डेंस है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ग्रेविटी के कम होने से स्पेस रेयर यानी विरल होता जाता है। लेकिन वो सभी स्टार, प्लैनेट और ब्लैक होल्स जिसके चारों ओर स्पेस भरा हुआ है, मास की वजह से वो 3D स्पेस कैसे कर्व हो गया? अर्थ का एटमॉस्फेयर इसीलिए अर्थ से जुड़ा हुआ है क्योंकि एटमॉस्फेयर भी एयर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल से बनता है। इनमें मास होता है, इसीलिए ग्रेविटी नीचे खींचती है। इस बॉल का ही एग्जाम्पल देखिए।
बाल के चारों ओर पानी है, पानी बाल की वजह से डेंस हो गया, लेकिन इसी पानी में एक दूसरा और छोटा बॉल डालें तो वो कैसे इस बड़े बाल से टकरा सकता है? उस छोटे बाल का रास्ता इस बड़े बाल तक कैसे बनता है? जो लोग मानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, उन्हें मैं बता दूं कि मास ने पहले फोर्स लगाया, उसके बाद स्पेस कर्व हुआ, या स्पेस कर्व हुआ उसके बाद मास में गति पैदा हुई जो इसमें फोर्स का अनुभव करने लगी। इनमें पहले कौन है? अगर मास से फोर्स पैदा हुआ तो वो वास्तव में एक फोर्स है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगर स्पेस को मास ने कर्व किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है, वो स्पेस के कर्वेचर पर डिपेंड नहीं है। तो वो मास या ऑब्जेक्ट स्पेस को ही नहीं बल्कि किसी भी मैटर को भी कर्व कर सकता है, चाहे वो वाटर हो या एयर हो। तो फोर्स पहले है या कर्वेचर पहले है? मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अगर एक समान चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक समान चार्ज होंगे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उन चार्जेस के बीच इंटरेक्शन क्रिया जरूर होगी। लेकिन अगर किसी में चार्ज है किसी में नहीं है, तो क्या उन दोनों के बीच इंटरेक्शन क्रिया होगी? नहीं होगी। इसका मतलब एक चार्ज वाला पार्टिकल दूसरे चार्ज वाले पार्टिकल को ही इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक वैसे ही मास वाला ऑब्जेक्ट किसी दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट को ही इंटरेक्ट कर सकता है। एक में मास है दूसरे में मास नहीं है तो उनमें इंटरेक्शन नहीं होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि लाइट के पार्टिकल्स फोटॉन के पास मास नहीं होता, उसके बावजूद ब्लैक होल कैसे लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है? आखिर कैसे ब्लैक होल लाइट को अपने चारों ओर घुमा रहा है? इसके जवाब में मेरा उत्तर ये है कि साइंटिस्ट फोटॉन का रेस्ट मास 0 मानते हैं। जब फोटॉन ट्रेवल कर रहा होता है तो उसमें मास होता है, इसीलिए ब्लैक होल लाइट के पार्टिकल्स फोटॉन को अपने चारों ओर घुमा रहा है। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है, जाकर देख सकते हैं। और उस वीडियो में ये भी बताया है कि ब्लैक होल के सेंटर में ना ही टाइम रुकता है और ना ही स्लो होता है। इसे मैंने प्रूव भी किया है। इस ऑब्जेक्ट में तो मास है, लेकिन क्या स्पेस में भी मास है? फिजिसिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि फोटॉन में भी रेस्ट मास नहीं होता, जो कि एक पार्टिकल है। तो फिजिक्स के नज़रिए से देखें तो स्पेस में मास होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस बाल में मास है, स्टार्स में मास है, तो वो बिना मास वाले स्पेस को कैसे इंटरेक्ट करता है? अगर स्पेस में मास नहीं है तो क्या रबर शीट की तरह इसको भी आप मोड़ सकते हैं? और अगर स्पेस में मास मान लिया जाए तो स्पेस हर मास वाले ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करेगा और उसमें रेडिएशन का आना जाना भी कठिन हो जाएगा, उसमें भी फोर्स लगने लगेगा। जैसे कि सूरज के न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियर रिएक्शन की क्रिया होती है तो गामा रेज बनती हैं। गामा फोटॉन को सूरज के सेंटर से सरफेस तक यानी 4.25 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 लाख वर्ष लगते हैं, क्योंकि सूरज के अंदर जो प्लाज्मा पार्टिकल्स है उनसे फोटॉन टकराते हुए आता है। तो अगर स्पेस में भी मास को माना जाए तो उसमें भी रेडिएशन को निकलने में समय लगेगा, स्पेस में भी इंटरेक्शन होगा, फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दूर से हमारे पास आ ही नहीं पाएंगी, पहुंचेंगे भी तो बहुत धीरे। तो ऐसे में प्रश्न उठेगा कि क्या लाइट धीरे चल रही है? क्या स्पेस नहीं होता तो लाइट और तेज चलती? अब बात आती है कि क्या चार्ज भी ऐसा करता है? बिल्कुल, चार्ज भी ऐसा करता है। रिचर्ड पी फीनमैन लेक्चर ऑन फिजिक्स नाम की बुक में कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अपने चारों ओर स्पेस में एक ऐसी कंडीशन पैदा करता है जो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पेस को डिस्टॉर्ट करता है यानी कर्व कर देता है। मतलब जो मास है वो स्पेस को कर्व कर देता है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, वो तो कर्वेचर की वजह से नीचे की तरफ आती है। लेकिन यहाँ तो फीनमैन भी कहते हैं और सभी साइंटिस्ट मानते हैं कि चार्ज भी डिस्टॉर्ट यानी कर्व करता है स्पेस को। इसका मतलब तो ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कोई फोर्स ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज ने स्पेस को डिस्टॉर्ट किया यानी कर्व किया तो नेगेटिव चार्ज अपने आप उसके पास आ जाएगा। तो आइंस्टीन की रिलेटिविटी जो कहती है स्पेस टाइम के कर्वेचर की बात, क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में नहीं होती? तो अगर चार्ज स्पेस को डिस्टॉर्ट यानी कर्व करता है तो क्या स्पेस में भी चार्ज होता है? और अगर स्पेस में चार्ज नहीं होगा तो इंटरेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि चार्ज वाली चीज़ चार्ज वाले से ही इंटरेक्ट करेगी। और अगर स्पेस में भी चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज पार्टिकल सूरज से आते हैं पृथ्वी तक, ये आ ही नहीं पाएंगे या धीरे आएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये पार्टिकल अपने ही स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ठीक ऐसे ही रबर शीट या कोई चादर मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल से बनी हुई शीट झुक गई, लेकिन स्पेस कौन सी शीट है? कोई भी शीट किसी से मिलकर बनी होती है, उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी शीट किसी से मिलकर बनी होती है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके पार्ट्स हो सकते हैं। क्या स्पेस के भी पार्ट्स होते हैं? क्या स्पेस के भी कंपोनेंट होते हैं? क्योंकि स्पेस के मॉलिक्यूल्स तो होते नहीं, स्पेस के पार्टिकल्स तो होते नहीं। स्पेस किसी पार्टिकल्स या वेव से तो बना नहीं। ये मैं नहीं बल्कि न्यूटन से लेकर आज तक के फिजिसिस्ट मानते आए हैं। शुरुआत में मैंने जो बॉल और 3 डायमेंशनल पानी का एग्जांपल दिया था उसके बारे में मैं बता दूं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके पार्टिकल्स होते हैं। इसीलिए वाटर कहीं पर रेरर यानी विरल या कहीं पर डेंसर हो जाता है। लाइट के बारे में भी आप जानते हैं कि लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाए या रेरर से डेंसर मीडियम में जाए तो उसका रास्ता बदल जाता है।
लेकिन जिसका कोई स्ट्रक्चर हो वही रेयर और डेंसर हो सकता है। जो किसी से मिलकर बना हो, उसके पार्ट्स हो, वही रेयर और डेंसर यानी सघन या विरल हो सकता है। लेकिन जिसका कोई मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स ही ना हो, वो स्पेस सघन या विरल भी नहीं हो सकता। कर्वेचर की बात तो बहुत दूर है। स्पेस के अंदर जो एयर है या कोई जो मैटर है वो सघन विरल तो हो सकता है, लेकिन स्पेस खुद सघन या विरल नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है, कोई स्पेस टाइम का कर्वेचर नहीं। वैसे भी इसका ठीक जवाब तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक हम स्पेस और टाइम को पूरी तरह अलग अलग ना जान ले। रिचर्ड पी फाइनमैन कहते थे कि चार्ज, स्पेस, टाइम, मास को कोई भी अभी तक ठीक नहीं जान पाया है और आने वाले 100 वर्षों तक जान भी नहीं सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेस टाइम और ग्रेविटी को क्वांटम ग्रेविटी की सहायता से जाना जा सकता है, लेकिन तब जब ग्रेविटॉन नामक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो जाती है तब। साइंटिस्ट कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के नियम न्यूटन की क्लासिकल फिजिक्स में लागू नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसा नियम है जो क्वांटम लेवल से लेकर बड़े ऑब्जेक्ट पर भी लागू होता है, और वही रूल ग्रेविटी को ठीक एक्सप्लेन कर पाएगा, जिसे मैं वैदिक रश्मि थ्योरी से किसी और वीडियो में प्रूव कर दूंगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही यूनिवर्स के एक रहस्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।